इससे इसके लिए देखिए आपको एज अ टीचर ये जानना जरूरी है, व्हाट टीचर्स नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। देखिए हमारे साइंस के टीचर साइंस से मुतालिक मालूमात उनको होनी चाहिए। कंटेंट नॉलेज क्या होता है टीचर का? टीचर जो है साइंस का टीचर साइंस जानता है, मैथमेटिक्स का टीचर मैथमेटिक्स जानता है, सोशल साइंस वाला सोशल जानता है, लैंग्वेज जानता है। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद बॉटनी है, जूलॉजी है। साइंस भी कितने मजामिन से मिलकर बना है। तो व्हाट टू टीच, अब देखिए यहाँ पे हमने कंटेंट नॉलेज को लिया येलो में, और ग्रीन में जो है पेडागोजिकल नॉलेज को ले लिया। ये कंटेंट नॉलेज सी के, ये पेडागोजिकल नॉलेज पी के करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी। आज बिल्कुल बदली हुई है। फिर हमने टेलीविजन के प्रोग्राम्स बनाए, लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी और बदल गई है। तो ये टीपी के जो है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्या कंटेंट पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। विकी का मतलब है, ये एक हवाइन लफ्ज है जिसके मानी है क्विक। क्विक जो वार्ड कनिंघम ने दिया है। एक वहां पे बस होती थी हुआई में, जिसका नाम था विकी विकी, यानी जल्दी जल्दी। ठीक है, वो बस जो है जी सर। आवाज इको तो नहीं हो रही है? नहीं सर। Okay. Yes. Innovative use of technology, showcasing TPAC and other. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से मुतालिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं। आप लोग टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं क्या? प्राइमरी लेवल में कभी कभी टैब वगैरह मोबाइल दिखा के मोबाइल यूज करते हैं, और जितनी क्लासेस हमारे यहाँ उतने हम ले जाते बच्चों को। आवाज क्लियर नहीं है। देखिए मुझे एज अ टीचर मुझे आप बताइए कि एक टीचर को क्या क्या यूज करना चाहिए। जैसे टीचर को क्या क्या मालूमात होनी चाहिए। जैसे समझिए कि एक डॉक्टर है, उसको मराइज की मालूमात होनी चाहिए, अद्वियात की मालूमात होनी चाहिए, और हर हर अलग अलग उम्र के लोगों, चाहे वो छोटे बच्चे हों बड़े हों, हर एक को डील करता है। तो उसके एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन से रिलेटेड सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। मालूम होनी चाहिए क्या? हाँ सर बिल्कुल। मालूम होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, इसका जरूर। मतलब ये है कि टीचर को भी कुछ मालूमात होनी चाहिए जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। टीचर का प्रोफेशन क्या है? टीचिंग है। टीचिंग है। टीचिंग के लिए मजामिन का इल्म और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए सर। मजामिन का इल्म होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म होना चाहिए। क्या उसको पढ़ाने का भी इल्म होना चाहिए? तरीके किस जी तरह से सर। हाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर आप पढ़ा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लोग किस तरह से पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, क्या दोनों एक साथ तौर पर पढ़ते हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग। प्राइमरी तो पढ़ने वालों के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए क्या? जी सर, के लेवल की टीचिंग दे सकें। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है उनके लेवल की टीचिंग दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है टीपैक मॉडल में कवर की गई हैं। इससे इसके लिए देखिए आपको एज अ टीचर ये जानना जरूरी है, व्हाट टीचर्स नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। देखिए हमारे साइंस के टीचर साइंस से मुतालिक मालूमात उनको होनी चाहिए।
ठीक है। सोशल साइंस के टीचर्स को उनकी कंटेंट का नॉलेज उनको होना चाहिए। लैंग्वेज के टीचर्स को उनकी कंटेंट के मुताबिक उनका नॉलेज होना चाहिए। इन तमाम मालूमात को हमने एक सर्कल में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये है मालूमात। ये मालूमात कौन सी? सब्जेक्ट से मुतालिक मालूमात। तो दूसरा है क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये मालूमात भी टीचर को होनी चाहिए। हाउ दे टीच, टीचर शुड नो हाउ ही टीचेस। सही है, किस तरह से पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। अब इसमें मजेदार बात यह है कि क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। अगर ये दोनों चीजों के साथ अगर वो कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है टीचर, तो उसकी तदरीस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाउ एंड व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर वो जानता है तो मजीद उसके लिए एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा। जिस तरह से देखिए हम लोग भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मली आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, हम लोग भी जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि इन क्लासेस को रिकॉर्ड करूँ, ताकि रिकॉर्ड करके अगर उसको यूट्यूब पर रखा जाए तो आप न सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा, आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट्स जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं और इस मजमून और इस टॉपिक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, उनको भी फायदा पहुंचे। तो ये रिकॉर्डिंग के सिलसिले में देखिए कमी बेशी भी हो जाती है। टेक्नोलॉजी पहले हमें जानना चाहिए टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी को सीखना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसमें एक्सपर्टाइज आता है। टेक्नोलॉजी इतना आसानी से इंटीग्रेट नहीं होती। यहाँ पर देखिए इन सर्कल्स को मैंने अलग अलग करके बताया है। कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज क्या होता है टीचर का? टीचर जो है साइंस का टीचर साइंस जानता है, मैथमेटिक्स का टीचर मैथमेटिक्स जानता है, सोशल साइंस वाला सोशल जानता है, लैंग्वेज जानता है। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हाँ, फिर उसके बाद बॉटनी है, जूलॉजी है। साइंस भी कितने मज़ामीन से मिलकर बना है। तो कंटेंट अगर उसको देखेंगे तो सिर्फ नॉलेज मज़ामीन का मजमुआ नहीं है, मज़ामीन के अंदर जो है किस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं वो लेवल भी इम्पोर्टेंट है। क्या करिकुलम आप डील कर रहे हैं, करिकुलम भी इम्पोर्टेंट है। तो टीचर को बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए। अब जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं, फैक्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, थेरीज क्या है, यानी मुकम्मल डिसिप्लिन, साइंस का डिसिप्लिन, सोशल साइंस का डिसिप्लिन। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर। तो जी आप सर, जी। बताइए कि अगर कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा है, लैंग्वेज के अज्जा क्या है? लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या अज्जा हो सकते हैं जुबान के? अल्फाबेट सर, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस। प्रोनाउंसिएशन सही रहे। सेंटेंसेस है और ग्रामर। ग्रामर है, प्रोज है, पोयम है। पोयम के भी अलग अलग अकसाम है। तो यानी ये तमाम का तमाम कंटेंट नॉलेज टीचर को होना चाहिए। एग्रीड? जी आगे। ओके। अब देखिए अभी कंटेंट नॉलेज तो होगा, कंटेंट नॉलेज है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन उसको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, ये नहीं जानते। ये जानना कहलाता है पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजी जैसे आप सीख रहे हैं, पेडागोजी ऑफ साइंसेस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ उर्दू। ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं ना? आपके मज़ामीन के नाम ही है ना। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? टीचिंग को हम आर्ट्स या
साइंस के तौर पर भी पढ़ते हैं। यानी टीचर जो है बॉर्न टीचर भी होता है। जैसे अरिस्टोटल कोई डीएलएड बीएड प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन वो बजाते खुद एक बेहतरीन टीचर था। न्यूटन ने कोई टीचिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। आइंस्टाइन कोई टीचर की डिग्री नहीं रखता था, लेकिन जो है उनकी पढ़ाई जो है उनको दूसरों को कम्युनिकेट करने का अंदाज बेहतरीन था। यानी कुछ बॉर्न टीचर्स होते हैं, लेकिन हम और आप जो है बॉर्न टीचर्स नहीं होते, इसलिए हमको लगातार मशक करने की जरूरत होती है। किसको कैसे पढ़ाएं, लेसन प्लान पहले तरतीब देते हैं, पहले क्या बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, 45 मिनट में हम क्या क्या बोलेंगे, हम क्या क्या स्किल्स इसका इस्तेमाल करेंगे, सवालात कैसे करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखेंगे, क्लासरूम का डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे। यानी स्किल को सीख रहे हैं। बॉर्न टीचर्स हैं तो आप जो है आर्ट मानेंगे, अगर स्किल को सीख कर पढ़ा रहे हैं तो आप साइंस मानेंगे। यानी पेडागोजी भी जो है आर्ट भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है। इसमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट आप क्या क्या सीखते हैं, लर्निंग थ्योरी सीखते हैं, टीचिंग थ्योरी सीखते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जंग के मैदान में भी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करते हैं ना। आजकल वॉर चल रही है पैलेस्टाइन में, इजराइल में, ईरान, लेबनान, सारे लोग पहले जमाने में दिन के वक्त ही वारफेयर लड़ी जाती थी। महाभारत में आपने जिक्र सुना होगा, दिन के वक्त जो है वार होती थी। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत सारे जंगों में शरीक हुए हैं, नमाज के वक्त जो है उनका यहाँ था करके दूसरे असहाबा कैसे प्रोटेक्ट करते थे। हर एक की एक स्ट्रैटेजी होती है, तो टीचर की भी स्ट्रैटेजी होती है। अगर क्लास में शरीर तलबा हैं तो उनको कैसे पढ़ाएं, और बहुत इंटेलिजेंट तलबा हैं तो उनको कैसे पढ़ाएं, कुछ कमजोर तलबा हैं तो उनकी जरूरियात को कैसे पूरे करें, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको कैसे पढ़ाएं। तो आपके तरीका तदरीस बदल जाते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज बदल जाती हैं, आप असेसमेंट जो करते हैं नया तरीका इस्तेमाल करते हैं। पेडागोजिकल नॉलेज इन तमाम चीजों का मजमुआ है। पहले टीचर क्लासरूम में आके लेक्चर किया करते थे, तो इसमें इसको कौन सी स्ट्रैटेजी कहेंगे, कौन सा मेथड कहेंगे, जो टीचर ही ज्यादा एक्टिव है? लेक्चर जी, मेथड। कौन सा? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड। लेकिन कौन सेंटर ऑफ अटेंशन है? टीचर टीचर सेंटर। तो इसको कौन सा कि क्या सेंटर मेथड कहेंगे? टीचर सेंटर मेथड। ठीक है, ये मतलब ज्यादा टीचर बोलते हैं तो टीचर सेंटर्ड में अप्रोच है। लेकिन आज हम जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पहले जमाने में था कि टीचर जो है सेज ऑन द स्टेज कहा करते थे, अब जो है टीचर को गाइड ऑन द साइड, यानी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ पाएंगे। कैसे एक्टिविटीज इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का, डिफरेंशिएटेड लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेडागोजिकल अप्रोच बदल रही है। हम इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी कर सकते हैं, ग्रुप लर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है टीचर को, और किस तरह से कंटेंट को ट्रांसैक्ट किया जाए इसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो ये पेडागोजिकल नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज। शेल्मन ने ईयर 2000 में कहा कि टीचर को कंटेंट नॉलेज भी होना चाहिए, पेडागोजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। पहले हम बीएड में क्या पढ़ाते थे, किस तरह से पढ़ाना है, ये इस पर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन क्या पढ़ाना है इस पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो अभी 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गया, क्या पढ़ाना है इस पर भी तवज्जो दी जाती है। कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, बोथ आर इम्पोर्टेंट। इसीलिए तो आजकल जो है 4 साल बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गया ना, कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या उसको डिग्री में क्या पढ़ना है वो सब चीजें भी पढ़ रहा है, और उसको किस तरह से पढ़ाना है वो भी पढ़ रहा है। तो इंटीग्रेटेड। शेल्मन ने कहा 2000 में
कि कंटेंट और पेडागोजी दोनों का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मिश्रा और कोलर ने यहाँ पर मैथ्यू हो गया है, मिश्रा और कोलर ये 2019 में इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी भी जानना बहुत जरूरी है टीचर को। 21st सेंचुरी का टीचिंग स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बिना हमारी जिंदगी में हम नहीं सोच सकते। क्या आप मोबाइल का रोजा रख सकते हो? जी सर। मोबाइल का रोजा प्रैक्टिस किए हैं कभी? नहीं कर सकते सर। नहीं करें सर। खाने पीने का तो रोजा रखते हैं, मोबाइल का रोजा भी रख के देखो, मजा आएगा। पॉसिबल नहीं मोबाइल से है क्या क्या सर। काम करते हैं आप? मोबाइल से क्या क्या काम होते हैं? एक काम आदमी के क्या काम होते हैं? व्हाट्सएप देखते हैं मैसेजेस और चेक करते हैं, मैसेजेस मैसेजेस सेंड चेक करते करते हैं, हैं। रिसीव करते हैं। जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है सर। जी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है मोबाइल। हाँ, जिंदगी का एक हिस्सा हो गया, यानी लगातार हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहीं गए, खरीदारी किए, ऑनलाइन पे किए, कहीं जाना है, रास्ता मालूम करना है, मैप्स का ही, गूगल मैप्स का इस्तेमाल किए, किसी को दावतनामा देना है, फोन किए या कार्ड भेजे ऑनलाइन। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में छुट्टी लेनी है, ईमेल भेजे। ठीक है, अगर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप गूगल कर लिए या यूट्यूब में वीडियो देख लिए। तो यानी टेक्नोलॉजी हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया है। एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, तो टीचर को भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल एंड हाउ टू सिलेक्ट एंड यूज। अब देखिए, डॉक्टर अपने औजार ढूंढेगा, टीचर को अपने औजार ढूंढने की जरूरत है। वो औजार जो टेक्नोलॉजी के तौर पर वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे है, न्यूज़पेपर का ऐप है, फिर जो है ट्रांसलेट का ऐप है, गूगल ट्रांसलेशन का ऐप है, फिर जो है ईमेल का ऐप है। लेकिन कौन से ऐप हैं जो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनका जानना टीचर के लिए बहुत जरूरी है। कौन से वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से गेम्स हैं जिनको एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइसेस एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, हमारे डिवाइस की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर देखिए, दो तरीके हैं, या तो हम खुद एक्सप्लोर करके सीखें या तो डिपार्टमेंट से कोई ऐसा नस्ल किया जाए जिससे टीचर्स से सीखें। तो फिर क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस? लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलसीडी इस्तेमाल करते हैं, विकीपीडिया इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉग्स इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्लासरूम इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी हैं, ये हार्डवेयर भी हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक टीचर को कंटेंट का नॉलेज होना जरूरी है, एक टीचर को पेडागोजी का नॉलेज होना जरूरी है, एक टीचर को टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना जरूरी है। कंटेंट नॉलेज कहलाता है सीके, पेडागोजिकल नॉलेज कहलाता है पीके, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कहलाता है टीके। मेरी आवाज ठीक है, अब बेहतर है? हाँ ठीक है सर। ओके, व्हाट टू टीच। अब देखिए, यहाँ पे हमने कंटेंट नॉलेज को लिया येलो में, और ग्रीन में जो है पेडागोजिकल नॉलेज को ले लिया। ये कंटेंट नॉलेज सीके, ये पेडागोजिकल नॉलेज पीके। ठीक है, दो चीजें ली, दो चीजों को सर्कल से बताया है, एक वेन डायग्राम उसका बना रहे हैं। तो कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज मिलते हैं तो बनता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी कंटेंट को किस तरह से पढ़ाएं, पेडागोजी किस तरीके का इस्तेमाल करें। व्हाट टू टीच एंड हाउ बेस्ट टू टीच। अभी समझिए कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी देना से उनको मजा आता है, जबकि ग्रेजुएशन लेवल पे
तलबा को अगर आप इंफरादी तौर पर अपने अपने कमरों में बैठ के मूक्स के जरिए पढ़ाएं तो वो उनको मूक्स के जरिए एक्सप्लोर करने में मजा आता है। तो कंटेंट को किस तरह से पढ़ाया जाए, तो कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, अप्रोचेस टू डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, कौन सा कंटेंट किस टीचिंग स्टाइल से पढ़ाया जाए। ये जो है हमको एक, देखिए टेक्स्ट बुक अगर बच्चे के सामने दिया जाए, टेक्स्ट बुक में कंटेंट होती है कि नहीं होती है? टेक्स्ट बुक में पोएम्स होते हैं, प्रोज होते हैं, ड्रामा होता है, ग्रामर होता है। लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक की अगर बात करते हैं तो इतने सारा मवाद उसके अंदर होता है। होने के बावजूद बच्चा जो है उसको समझ नहीं पाता है। वहां टीचर का रोल आता है। टीचर उसको अपने अंदाज में अगर बेहतरीन अंदाज में समझाए पेडागोजी के जरिए, तो ये कंटेंट नॉलेज पेडागोजी के जरिए बहुत अच्छे अंदाज में समझाया जा सकता है। तो स्कैफोल्डिंग या उसको सपोर्ट करने की जरूरत होती है। शलमान ने 2000 में कहा कि ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में कहा एज टीचिंग एट इट्स बेस्ट। खाली कंटेंट देना टीचिंग एट इट्स बेस्ट नहीं है। सिर्फ टीचर का क्लास में बातचीत करके जाना टीचिंग एट इट्स बेस्ट नहीं है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है टीचिंग एट इट्स बेस्ट है। टीचिंग कंटेंट बेस्ड ऑन डाइवर्स स्टूडेंट इंटरेस्ट। अब देखिए, मैंने कहा कि कोई स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड है, कोई अलग तरीका का स्टूडेंट है। इन तमाम को ध्यान में रख के अगर कंटेंट ट्रांसलेट की जाती है तो ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कहलाता है। एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट पेडागोजी फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर कंटेंट, ये इंपॉर्टेंस है। फिर व्हाट टू टीच, देखिए यहाँ पे ये कंटेंट नॉलेज है, सी ये जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे व्हाट टू टीच यानी कंटेंट विथ व्हाट टेक्नोलॉजिकल यूसेज, टेक्नोलॉजी, दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये बन जाता है टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजी इन सब्जेक्ट एरिया फॉर डीप लास्टिंग एक्टिविटी। अगर कोई समझिए कि यही टीपैक का मॉडल आप टेक्स्ट बुक में पढ़े, टीपैक का मॉडल आप जो है किसी वीडियो के जरिए सीखे तो आपकी लर्निंग जो है डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसी तरह के दूसरे मज़ामीन में भी आप इसको समझ सकते हैं। बडिंग साइंटिस्ट जो है, अभी जो साइंटिस्ट बन रहा है वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और एक कंप्यूटर में या एक एक्सेल की शीट में अपने रिकॉर्डिंग करेगा ऑब्जर्वेशंस। तो जो है कंटेंट भी सीख रहा है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन और डेटा को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी वो कर सकता है। एबिलिटी ऑफ टीचर टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर कंटेंट, किस कंटेंट को किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिखाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 तलबा मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये मेरा जो आज का तरीक़ाकार है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 4 बच्चों को सिर्फ सुनने में मदद देता है, काम करने में मदद नहीं देता है। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं पेडागोजिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पेडागोजिकल नॉलेज है ग्रीन वाला और ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है पिंक वाला। तो पेडागोजिकल और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज किस तरह से पढ़ाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हाउ टू टीच यूजिंग व्हाट टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ये टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज TPK कहलाता है। ये TPK है। TPK हमें क्या बताता है, हाउ टू चूज एंड मैनेज टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से चूज करें, किस लेवल पे। समझिए आप असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइनमेंट में पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी करामत रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो किस लेवल पे असेसमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, ये आपको जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन, कोलैबोरेशन और टूल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने के लिए गूगल क्रोम आपके पास अवेलेबल है, कोलैबोरेट करने के लिए विकिपीडिया आपके पास अवेलेबल है। तो कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है? एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर पेडागोजी, ये टीचर्स की एबिलिटी डेवलप करनी है। अब हम लोगों को इस पर काम करने की सख्त जरूरत है। अब देखिए, इन तमाम चीजों को मैंने एकजा किया है। कंटेंट नॉलेज है, पेडागोजिकल नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। ये हमें टीपैक मॉडल बताता है, टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, कंटेंट नॉलेज। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, टीपैक। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, हाउ बेस्ट टू टीच, पेडागोजी यूजिंग व्हाट टेक्नोलॉजी। इसको कंबाइंड करके यहाँ पे दिया गया है, व्हाट टू टीच, हाउ बेस्ट टू टीच यूजिंग व्हाट टेक्नोलॉजी। व्हाट टू टीच कंटेंट बताता है, हाउ बेस्ट टू टीच पेडागोजी बताता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमें बताता है क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ये है टीपैक मॉडल जिसको यहाँ पे दिया गया है। इससे डीप लर्निंग मुमकिन हो सकती है, नॉलेज रिटेंशन जो है स्टूडेंट्स का मुमकिन हो सकता है। ये देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ, किस वक्त, किस जमाने में है, वो बहुत बेहतरीन आपको सोचना है। जैसे ईयर 2000 में हमने रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए। जैसे कर्नाटका में रायचूर, गुलबर्गा रेडियो स्टेशन से हमारे प्राइमरी के प्रोग्राम्स नशर होते थे और बच्चे अपने क्लासेस में सीखते थे किस तरह से बैठना है, पहले क्या एक्टिविटीज करना है, बाद में क्या एक्टिविटीज करना है। लेकिन वो दौर भी वो ऐसा दौर था जिसमें तलबा और पेरेंट्स और ऑफिसर्स की डिमांड थी कि आप रेडियो से न पढ़ाएं, आप टेलीविजन का इस्तेमाल करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी। आज बिल्कुल बदली हुई है, फिर हमने टेलीविजन के प्रोग्राम्स बनाए, लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी और बदल गई है। तो ये टीपी के जो है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्या कंटेंट पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, ये आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको सोचना है। टीपैक मॉडल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी चलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। मुझे आप थोड़ा सा आपका नॉलेज भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ और तरीका तदरीस किस तरह था। गुरुकुला सिस्टम है, एक दो जुमले में बताइए गुरुकुला सिस्टम क्या होगा, किस तरह से पढ़ाई लिखाई वहां पे होती होगी। रेसिडेंशियल सिस्टम रहता वहां पर। कितने बच्चे रहते हैं? कितने बच्चे रहते हैं? 1000, 10,000, 5,000? कितने बच्चे रहते हैं? एग्जैक्ट नहीं पता सर। जी 1000-2000 तक रहते हैं सर एक स्कूल में। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। 1000 से ज्यादा तो रहते हैं। देखिए, गुरुकुला सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ तो कितने स्टूडेंट होंगे वहां पे? 1, 2, 5, 10, ठीक है। कितने असातिज़ा होंगे? 1 या 2 असातिज़ा, या तो गुरुकुल का जो गुरु है वही उस्ताद है। कितने मज़ामिन पढ़ाए जा रहे होंगे? एक ही टीचर है जो साइंस भी पढ़ा रहा है, जो आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर भी पढ़ा रहा है, जिंदगी के आदाब भी पढ़ा रहा है, सारी चीजें एक ही टीचर पढ़ा रहा है। कितना महदूद देखिए निज़ाम है, निज़ाम तालीम है। उसके बाद मदारिस का देखिए, उसके बाद जो है मॉडर्न डे में स्कूल्स का देखिए। आप जब पढ़ रहे थे कितने टीचर्स थे प्राइमरी में? क्लास को एक टीचर रहते थे।
एक क्लास में एक टीचर, कितने तलबा थे? 30-40 रहते हैं। ओके, कितने मज़ामिन थे? 6 मज़ामिन। कौन कौन पढ़ाते थे? एक ही टीचर पढ़ाते थे कि अलग अलग? अलग अलग टीचर्स, एक सब्जेक्ट। क्या मेरी आवाज सिर्फ गौसिया तक पहुंच रही है या दूसरों तक भी पहुंच रही है? आ रही है सर। सही है सर। आई एम हैप्पी टू हियर दैट माय वॉइस इज रीचिंग एवरीबॉडी। देखिए, छोटी क्लास, छोटा ग्रुप, कम असातिज़ा, कम मज़ामिन, ठीक है, ये सिचुएशन है जिसमें पढ़ाई हो रही है। अब आप उसको बढ़ा के देखें, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, मुख्तलिफ मज़ामिन, बहुत सारे तलबा, बहुत सारे पढ़ने के तरीके, बहुत सारा लामहदूद लामतनाही जो है नॉलेज का सिस्टम। ऐसे पहले ज़माने में कहा जाता था, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो आज इसी तरह का निज़ाम है, हम किसी भी सब्जेक्ट में जो है मास्टरी नहीं हासिल कर सकते। मज़ामिन इतने सारे हैं, किसी को बाइक रिपेयर आता है, किसी को बाइक चलाना आता है, जो बाइक चलाता है उसको बाइक रिपेयर नहीं आता है। आपके घर में एसी है, एसी का रिपेयर जानने वाला कोई और है, बाइक का रिपेयर जानने वाला कोई और है, यानी नॉलेज बहुत सारा है। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसमें एक दूसरे के साथ शरीक होकर हम सीखते हैं। जैसे आपका ग्रुप है, अभी आप मुख्तलिफ प्लेसेस से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कोई हो सकता है हैदराबाद में है, कोई जो है महाराष्ट्र में है, कोई कर्नाटका में है, कोई और किसी एक प्लेस में है, यूपी बिहार में है। तो तमाम लोग एक जगह जुड़कर आप मज़ामीन सीख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसके बजाय मैं कोई एक्टिविटी दूं, अगर मैं आपको कहूं कि आपके ग्रुप में एक आप फोटो भेजो, या तो आप लिखिए कि क्लास आपको कैसा लगा, दूसरे से कहूं कि उन्होंने जो कहा उसको एडिट करो, तीसरे को कहूं कि कौन सा तरीका कार इस्तेमाल किया गया उसको जिक्र करो, आप किस प्रोग्राम को कर रहे हो, चौथे से कहूं कि वो प्रोग्राम का नाम लिखो। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग अपने अपने आइडियाज का इश्तराक कर रहे हैं। ये कहलाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम जो है टास्क कंप्लीट करते हैं, मसाइल का हल करते हैं, और रिसर्च करने के लिए जो है ये कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत अहम है। इसके फवायद क्या हैं? देखिए, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग मुमकिन है। किताब में फॉर्मूला देखना, याद रखना, जैसे हम बचपन में सुनते थे कि आपको नींद से भी जगाया जाए तो आप टेबल्स, कौन से भी टेबल्स या पहाड़े जो है अचानक पूछे जाए 17 का पहाड़ा पढ़ो, तो बच्चा जो है नींद के आंखों में से उठते ही पढ़ना है। वो रट्टा मार चुका है, एज इट इज उसको पढ़ रहा है, बोल रहा है, लेकिन वो क्यों कैसे उसको नहीं मालूम है। आपको मैं अचानक नींद से जगा के बोलूं कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आप झट से बोलोगे दिल्ली है, लेकिन रिलेट नहीं कर पाओगे। ये नॉलेज रिकॉलिंग का है स्टेज, लेकिन हायर लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं हो रही है। जब आप दिल्ली के आबोहवा, दिल्ली के क्लाइमेट, दिल्ली में रहने वाले लोग, उनकी जुबानें, उनके रस्म रिवाज के बारे में तस्करा छेड़ दोगे तो सबके अपने अपने आइडियाज आएंगे, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होगा। यहाँ पे चूंकि लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन मुमकिन है, टीम वर्क पॉसिबल है, सेल्फ एस्टीम, हर एक को अपना नॉलेज शेयर करने का मौका मिलता है, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है बूस्ट होता है, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ग्रुप में जो काम करते हैं, पहले जमाने में कहा जाता था, एक मशहूर महावीरा भी है, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली, जमात से करामत है। जब ठग जो है पुराने जमाने में, समझिए कि कोई रास्ते से पैसा लेके जा रहा है, कुछ मालो दौलत लेके जा रहा है,
तो जंगल में खड़े होके एक आदमी, एक बुढ़िया जो है बैठी रहती थी। वो बुढ़िया जो है कहती थी कि एक आदमी जा रहा है तो अकेले दुकेले का अल्लाह बेली, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली। हालांकि वो नाबीना एक्टिंग कर रही है, भीख मांग रही है, लेकिन वो इशारा कर रही है ठगों को कि देखिए एक अकेला आदमी ट्रैवल कर रहा है, आप उसको लूट सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर जमात जा रही है तो वो कहती है कि जमात से करामत है, जमात से करामत है, यानी लोग जो अलर्ट हो जाते हैं और अटैक नहीं करते, ठग अटैक नहीं करते। यानी जमात से करामत है, कोलैबोरेशन से नॉलेज सीखा जा सकता है। तो रियल वर्ल्ड में जमात के साथ ही रहना है, तो इसीलिए रियल वर्ल्ड की तैयारी के लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत जरूरी है। इसमें कल्चरल अवेयरनेस होती है। देखिए हिंदुस्तानी मुसलमान भी जो है एक ही पस मंजर से आता है, लेकिन केरला के मुसलमानों का रहने का खाने का अंदाज मुख्तलिफ है, कश्मीर के मुसलमानों का अंदाज मुख्तलिफ है, वेस्ट बंगाल के मुसलमानों का अंदाज मुख्तलिफ है। ये सब लोग मिलजुल कर एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेटिव अगर किसी काम पे करेंगे तो इनका जो है एक दूसरे का कल्चरल अवेयरनेस भी मुमकिन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी मुमकिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर एक शख्स जो है, 4 मेंबर हैं, 4 को अलग अलग काम दे दी जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है और सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हैं। कोई उनमें लीडरशिप लेगा, कोई फॉलोअर बनेगा। और चूंकि ग्रुप वर्क है, एक आदमी अगर एक काम उसको करने के लिए दिया जाए तो काम के प्रेशर से उसके अंदर जो है एंजाइटी या तनाव पैदा होगा। जबकि ग्रुप है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सा काम उठा देते हैं। जैसे एक खीमा 5 सुतूनों पर कायम हो सकता है, एक सुतून अगर थोड़ा सा लूज भी हो जाता है तो बाकी 4 सुतून जो है उसको कायम रखते हैं। इसी तरह से एंजाइटी कम होती है और जो है काम मुकम्मल होता है। अगर एक ही शख्स पर पूरा का पूरा दारोमदार हो तो काम हो सकता है कि हो भी, या तो तनाव ज्यादा हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स मुमकिन है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। मेक स्टूडेंट्स प्रोएक्टिव ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर उसके बाद जो है हेल्प देम लर्न अदर्स परसेप्शंस एंड व्यूज। अकेले बैठ के जो पढ़ते हैं तो अकेलों का ही आइडिया रहता है, मुख्तलिफ लोगों का आइडियाज मिल जाते हैं तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। हेल्प देम डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज। उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए भी ये कोलैबोरेटिव लर्निंग कारआमद है। बिल्ड द हैबिट ऑफ टेकिंग एंड गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। 4 लोग होंगे तो कोई कहेगा कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, इसको इस तरह से करना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मुमकिन हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग की भी सहूलत मुमकिन हो सकती है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। कोलैबोरेटिव लर्निंग आप कर रहे हैं तो ये देखिए कि टीचर का रोल पहले क्या है। नॉर्मल क्लासरूम में टीचर कंटेंट पढ़ता है, किस तरह पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्या इस्तेमाल करके मैं पढ़ाऊंगा, बस अपने रोल के बारे में सोचकर क्लास में चला जाता है। लेकिन जब कोलैबोरेटिव लर्निंग का सवाल आता है तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो है टीचर को मुख्तलिफ दूसरे किस्म का रोल होना चाहिए। जैसे वो बतलाए, क्लियरली कम्युनिकेट द टास्क टू द ग्रुप, बतलाए कि क्या काम करना है, ग्रुप को बतलाए कि क्या काम करना है। कंसीडर द मेकअप ऑफ ग्रुप एंड पेयरिंग। ग्रुप में देखिए 40 तलबा है, 4-4 के ग्रुप किस तरह से बनाएंगे। जो आउट गोइंग है उसको एक रखेंगे, जो इंट्रोवर्ट है उसको एक रखेंगे, जो अच्छा लिखता है उसको एक रखेंगे। इस तरह के ग्रुप्स आप बनाएंगे तो टीचर का रोल यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाता है। मॉडल गुड कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस। गुड कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल करेगा और एक दूसरे से डिस्कस करेगा तो कौन किस तरह का कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस यूज कर रहा है, इसको भी जानने में आसानी होगी। मॉनिटर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज एंड सपोर्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। अब टीचर का रोल पढ़ाने का नहीं, अब टीचर जो है देखेगा, मॉनिटर करेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज को करने के लिए जो है अगर कहीं स्टूडेंट को स्ट्रगल हो रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ये कोलैबोरेटिव वे ऑफ टीचिंग है जिसमें आइडियाज शेयर होते हैं, कोलैबोरेशन होता है,
तलबा डिस्कस करते हैं, तलबा की एक कम्युनिटी बन जाती है, डिस्कशन जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की हद तक चला जाता है और इंटरेक्शन चलता है। ये तो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है कंप्यूटर के इस्तेमाल से भी की जा सकती है। एक तो है क्लास में ग्रुप्स बना के उनको कोलैबोरेट करने के लिए कहा जाए, लेकिन अगर समझिए कि अब जैसे आप मुख्तलिफ मुकामात पर फैले हुए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर फैले हुए हैं, आप तमाम को अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग का मौका दिया जाए तो किस तरह से दिया जाए? कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर के जरिए आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग दी जा सकती है, जिसमें एक टीचिंग मेथड है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और सोशल इंटरेक्शन के जरिए यहाँ पे तदरीस मुमकिन होती है। ये एक फील्ड कंसर्न विद हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माइट सपोर्ट लर्निंग इन ग्रुप्स। आप या तो एक जगह होंगे, कोलोकेटेड होंगे, सारे के सारे लोग आप हैदराबाद में होंगे, या एक ही कमरे में जमात में होंगे, कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग दी जा सकती है, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, अलग अलग मुकामात पर रहते हैं, आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग दी जा सकती है। क्या इसके कोई एग्जांपल्स आपके ज़हन में आ रहे हैं कैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग दी जा सकती है? जी हमारे क्लासेस जो चल रहे हैं ना वो कोलैबोरेटिव हो सकता है। अब आप जो जुड़े हुए हैं, ये भी जो है वीडियो लेसन्स है, इसमें भी आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज दे रहे हैं, सही है। अब देखिए 21st सेंचुरी स्किल, 20th सेंचुरी स्किल में हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि कंप्यूटर इस कदर आ जाएगा कि जो है कोविड का दौर आएगा और कोविड के दौर में जो है हम लोग एक दूसरे से मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन जो भी फिर भी जुड़े हुए रहेंगे, कभी हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन 21st सेंचुरी में अब जैसे हैदराबाद में ही देखिए कि चार मीनार जब बसाया गया तो उस वक्त जो गोलकुंडा में आबादी थी, कौन सी बीमारी आई थी वो जिसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा? जो चूहों की वजह से आती है, कौन सी बीमारी है? प्लेग। प्लेग इतना फैल गया कि बादशाह को उसको रोकना मुमकिन नहीं हुआ, तो आप लोग मरने लगे, लोगों को दूर रखना एक ही उस वक्त सॉल्यूशन नजर आया, तो उन्होंने लोगों को जो है एक नया शहर बसा के वहां पे अल्लाह से दुआ की कि उसको आबाद कर दो और जो है लोग न मरे, इसलिए उन्होंने एक नया शहर बनाया। लेकिन कोविड में हम एक दूसरे के करीब में ही, आसपास में ही रहे, मिलना जुलना तर्क कर दिया, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहे। 21st सेंचुरी स्किल से मुमकिन हुआ। हम लोगों को कंप्यूटर का जानना, कंप्यूटर में जो मालूमात आती हैं उनसे सीखना, कौन सी मालूमात रियल है, कौन सी फेक न्यूज है। 21st सेंचुरी स्किल में ये भी हमें देखिए नए जमाने के आदाब भी होते हैं, कौन सी चीज लेना है, कौन सी चीज उठा के फेंकना है और किसको किस तरह से बात करना है, ये सारी चीजें जो है 21st सेंचुरी स्किल है, जिसमें जो है आप राइटिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बैक वक्त जैसे हम एक दूसरे से अभी इश्तराक कर रहे हैं, सिंक्रोनस टीचिंग कोलैबोरेशन भी हो सकता है या एसिंक्रोनस कोलैबोरेशन भी हो सकता है। जैसे व्हाट्सएप में हमने मैसेज कर दिया, आपने फुर्सत के वक्त में देखा, एसिंक्रोनस कोलैबोरेशन भी हो सकता है। कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं जिक्र करूंगा, डिस्कस करूंगा, कुछ आज करूंगा, कुछ इसके आने वाली क्लास में करूंगा। विकिपीडिया है, ब्लॉग्स है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्वे सिस्टम है, ऑनलाइन इमेजेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या चैट है, या फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, माइंड मैप्स है, मूव्स है, ब्लेंडेड लर्निंग है। इनमें से कितने नाम आप सुने थे? कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या आपने इन नामों को सुना था? जी सर। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और मूक्स। मूव,
और Virtual classes. virtual classes. Okay. चलिए, आई एम वेरी हैप्पी दैट you are aware of few of the technologies. लेकिन इसमें जो है ये कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये आप नहीं जानते. ये वर्ड जो है, वर्ड से आप खौफ न हो, वर्ड से खौफ न खाएं. वर्ड्स तो होते ही होते हैं, लेकिन जो है ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है. आज सिर्फ हो सकता है मैं 2-4 मिनट और बाकी हैं, मैं विकीज के बारे में बताऊंगा. विकी स्पेस के बारे में आपके एसएलए में दिया गया है. विकी स्पेस 2018 में क्लोज हो चुका है, तो इसीलिए विकी स्पेस के बजाय मैं विकीपीडिया का जिक्र करूंगा. विकी का मतलब है, ये एक हवाइन लफ्ज है जिसके मानी है क्विक. क्विक जो वार्ड कनिंघम ने दिया है. एक वहां पे बस होती थी हुआई में, जिसका नाम था विकी विकी, यानी जल्दी जल्दी. ठीक है, वो बस जो है जल्दी जल्दी, जैसे मेट्रो जाती है ना जल्दी जल्दी, हुआई में जो है एक बस है जिसका नाम है विकी विकी. तो वार्ड कनिंघम को वो लफ्ज पसंद आया. जैसे मवाद आप ढूंढते ही इमीडिएटली अगर मिल जाए, क्विकली मिल जाए, तो उसका नाम है विकीपीडिया. पहले एनसाइक्लोपीडिया होता था. ये एक एनसाइक्लोपीडिया इतना मोटा, ऐसे पूरी अलमीरा भर के एनसाइक्लोपीडिया होती थी. हम मजमून को या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या मजामिन के एतबार से रखे गए मजामिन को का इंतखाब करते थे. अब जो है सारा का सारा मवाद जो है, ढेर सारा मवाद विकीपीडिया पे अवेलेबल है. विकी स्पेसिस 2005 से 2018 तक चला. अब उसकी एक एग्जांपल विकीपीडिया का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. विकीपीडिया में क्या करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? विकीपीडिया का आइडिया है क्या? मालूमात सर्च करते हैं. हाँ, किसी भी मजमून से मुतालिक मालूमात जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी ऐड, एडिट और रिमूव करने की सहूलत आपको मौजूद है. आप किसी पेपर में अपना मजमून लिख के दें, वो पब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे आप नहीं कह सकते. अगर आप वैलिड हवाला जात के साथ मजमून लिखेंगे तो विकीपीडिया में आपका मजमून शाया हो सकता है. बेस्ड ऑन क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस. ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग है, यानी जिसका इस्तेमाल बगैर पैसे दिए, बगैर किसी भी चीज के आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में है तो प्रिंट भी कर सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल है. ये देखिए इसका कितना फैला हुआ है. आज की डेट में 50 मिलियन आर्टिकल्स इसमें हैं विकीपीडिया में. 300 से ज्यादा जुबानें अवेलेबल हैं. ये इसको पढ़ने के लिए कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है. गूगल क्रोम वगैरह का जिस तरह की वेबसाइट्स हैं, उस तरह से देखा जाए तो 6th लार्जेस्ट वेबसाइट है विकीपीडिया, यानी बहुत मशहूर वेबसाइट है जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है. ये एक नाज डेली का एक वीडियो है जिसको मैंने लिंक दिया है, लेकिन अब मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा, जिसमें इसके फाउंडर को उसने इंट्रोड्यूस किया है, जिमी वेल्स, जो लंदन में रहते हैं. अगर वो एक आर्टिकल का इस्तेमाल के लिए 1-1 रुपये भी अगर लेते हर शख्स के पास, तो इमेजिन करिएगा कि 350 मिलियन आर्टिकल का इस्तेमाल करने के लिए, एक आदमी को एक बार इस्तेमाल करने के लिए उनके पास कितने पैसे होते हैं. अगर बार बार इस्तेमाल करते तो कितने पैसे होते. उन्होंने सारा का सारा मवाद फ्री कर दिया है. इसके लिए आप विकीपीडिया के इस वेब पेज जा सकते हैं और लॉगिन करके अपना कोई भी आर्टिकल बना सकते हैं. यहाँ पे आइडिया ये है कि आपने कोई आर्टिकल शुरू किया, उसको मैं मजीद मवाद ऐड कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ. यानी आप अकेला, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. तो यानी वी थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रादर देन आई थिंक. तो यहाँ पे एज अ टीचर आपको क्या कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अपने लेसन प्लान बनाने के लिए, बच्चों को असाइनमेंट देने के लिए, बच्चों को काम दे के कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से सीखने के लिए,
या आर्टिकल ढूंढने के लिए, सोर्सेस मालूम करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप विकिपीडिया में जाके मुगल एम्पायर या हैदराबाद स्टेट के बारे में मालूमात हासिल करें। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। होप आई कुड रीच यू। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे शायद क्लोज करना पड़ेगा। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. सर किसी ने मैसेज भी लिखा है, मैं देखा नहीं। मैसेज है क्या? नहीं। आप लोगों को समझ में आया, सुनाई दिया? जी सर। Yes, yes, sir. I regret for the initial issues, टेक्निकल इश्यूज अक्सर होते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्यूटर सपोर्टेड क्या है टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेटिव लर्निंग का इस्तेमाल करें। आज आप विकिपीडिया देखें, विकिपीडिया में मुगल एम्पायर और जो है हैदराबाद स्टेट के बारे में मालूमात हासिल करें।